आई कम सर? हाँ आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सक्षम? यस सर। हाँ बैठिए। थैंक यू सर। शुरू करें? यस सर। तो सक्षम अपना परिचय दीजिए बोर्ड को। सर मेरा नाम सक्षम है। मैं बुंदेलखंड के झांसी जिले से ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में पूरी की है। मेरी हॉबी प्रिसीजन फार्मिंग, मल्टीलेयर फार्मिंग, टीचिंग पेडागोजी में टेक्निकल इनकलकेशन और बुंदेलखंडी कुजीन है। मेरा ये पहला प्रयास है। सक्षम आप तो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं कई जगह। यस सर। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैथ्स में उनको आप बतलाते होंगे प्राइम नंबर्स की इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्राइम नंबर क्यों एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और कंप्यूटर इंजीनियर के लिए प्राइम नंबर की क्या अहमियत होती है? सर प्राइम नंबर बेसिकली वो नंबर हैं जो किसी अन्य नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं अदर देन इटसेल्फ और 1। और सर इसका प्रयोग तो अभी सर्टेनली नहीं किया, लेकिन कुछ थ्योरम्स हैं जो प्राइम नंबर से रिलेटेड। सो कंप्यूटर में प्राइम नंबर कहाँ काम आते हैं? सर एग्जैक्ट अभी। अच्छा चलिए, मंजुल भार्गव Yes, sir. भार्गव का नाम सुना है आपने? यस सर। कौन है मंजुल भार्गव? क्या किया इन्होंने? सर ये एक मैथमेटिशियन है जिन्हें फील्ड मेडल मिला था 2018 में। अच्छा, और किसी को नोबेल पुरस्कार भी मिला मैथमेटिक्स के क्षेत्र में? सर नोबेल पुरस्कार मैथ्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, लेकिन किसको मिला? एक मैथमेटिशियन जिसको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ शायद रसेल को लिटरेचर में मिला है। क्या नाम बतला है? बर्नार्ड रसेल। बर्नार्ड जॉन नैश नहीं बतलाया आपने? सर सॉरी सर। चलिए आप झांसी से हैं? यस सर। है ना? तो झांसी की रानी यस सर। और रानी चन्नम्मा, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? सर रानी चन्नम्मा का नाम सुना है आपने? यस सर। हाँ, तो रानी चन्नम्मा और झांसी की रानी, सर दोनों ही रानियों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों ने अपने राज्य के लिए अंग्रेजों से बचाने के लिए एक रिवोल्ट की तरह काम किया है। महारानी लक्ष्मीबाई जी ने 1857 की पहली क्रांति में एक बुंदेलखंड रीजन में एक लीडर के तौर पे काम किया था। और रानी चन्नम्मा ने कहाँ किया था? सर काम किया था या नहीं सर? ये तो काम तो नहीं था ना? नहीं सर, रिवोल्ट में जो लीडर की भूमिका थी। हाँ, तो रानी चन्नम्मा ने क्या किया था सर, और कहाँ की थी? सर दक्षिण भारत में रानी चन्नम्मा। हाँ, क्या किया था उन्होंने? उनका सर कुछ सिमिलरिटी एग्जैक्ट तो सर इस टाइम नहीं कर पा। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। आप उत्तर प्रदेश से हैं? यस सर। आप उत्तर प्रदेश बेमारू नहीं कहलाती? यस कि कहलाती है अभी? नहीं सर। तो उत्तर प्रदेश की तरक्की की कहानी हमको बतलाएं पिछले एक दशक में। सर उत्तर प्रदेश ने कई सारे फ्रंट पे पिछले एक दशक में प्रगति की है। जो सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय में लॉ एंड ऑर्डर की थी। इन्वेस्टमेंट दूसरा मेन पहलू था जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से कोई एमएनसीज या बड़ी फर्म निवेश नहीं करती थी एक्सेप्ट नोएडा रीजन को छोड़ दें। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत पीछे था, जिसमें काफ़ी निवेश हुआ है। कनेक्टिविटी के मामले में उत्तर प्रदेश काफ़ी प्रगति कर चुका है। कई सारे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। फिगर के टर्म्स में बतला सकते हैं कितना ग्रोथ हुआ है उत्तर प्रदेश का? सर एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वर्तमान में 325 लाख करोड़ के लगभग स्टेट जीडीपी है। सक्षम, गांधी जी का राम राज्य यस क्या था? आजकल अयोध्या बहुत खबरों में है।
यस सर। तो गांधी जी का राम राज्य क्या रामचंद्र जी के राम राज्य को इंगित करता है या गांधी जी का राम राज्य कुछ अलग है? सर गांधी जी के राम राज्य का तात्पर्य बेसिकली मेंटल जो उनका एनलाइटमेंट है उससे देखा गया था। उनका गांधी जी ने बोला है कि लोगों को स्वराज्य की तरफ जाना चाहिए, जो खुद के लेवल पे उनको इतना बोध हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। नैतिक मार्गदर्शन की ओर गांधी जी का जोर था, जो बेसिकली ग्रामीण स्वराज्य से शुरू हुआ था। भारत की विदेश नीति में काफी परिवर्तन हुए पिछले कुछ सालों में। यस सर। तो इस समय भारत की विदेश नीति के कुछ प्रमुख आयाम बतलाएं। सर भारत की विदेश नीति हमेशा से ही राष्ट्र हित को देखते हुए देखी गई है कि वर्तमान में भारत की ज़रूरतें कैसे इवॉल्व हुई हैं। तो उनमें जैसे पहली अगर देखें तो विदेश नीति में जो सबसे बड़ा चेंज भारत की विदेश नीति में आया है कि भारत अब डिफेंसिव मोड से थोड़ा सा एग्रेसिव दिखता नज़र आ रहा है। कि जैसे कि अगर कहीं टेररिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, चाइना से दो फ्रंट पे अगर टॉक हम कर रहे हैं तो उसके लिए एग्जांपल मत दें, वैसे ही बतलाएं आप एग्जांपल। सर तो दूसरा कारण एग्रेसिवनेस के अलावा भारत की जो विदेश नीति है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर भारत के ग्रोथ को पॉइंट आउट करते हुए रखा गया है कि हम अपनी सिक्योरिटी, अपनी एनर्जी को देखते हुए कैसे डाइवर्सिफाई करें। साथ ही साथ भारत विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं के साथ में एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। सेम टाइम पे हम तो ये तो इकोनॉमिक ज्यादा हुआ ना कि फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं सर। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के प्रमुख आयाम क्या हैं? सर जो फॉरेन पॉलिसी में प्रमुख आयाम है उसमें गुजराल डॉक्ट्राइन एक प्रमुख स्तंभ है। हम पंचशील के सिद्धांतों पे कार्य करते रहे हैं और अभी तो सर दो सक्षम। यस सर। सक्षम राजपूत। यस सर। तो सक्षम राजपूत, आप मुझे ये बताइए कुछ राजपूत किंगडम्स, राजपूत है ना, यस सर। राज्य क्या क्या हुए हैं, दो चार नाम बताइए क्या क्या हैं हमारे। सर परिमार, चौहान, चंदेल, बुंदेला, यस, प्रतिहार, गुर्जर। राष्ट्रकूट भी थे क्या इसमें? राष्ट्रकूट नहीं थे सर, नहीं। ओके। अब आप हमको तो चंदेल राजाओं के बारे में कुछ बताइए। चंदेल राजा तो आपके एरिया के थे ही। यस सर। बुंदेलखंड के ही है ना? यस सर। हाँ, तो बताइए कौन चंदेल राजा कब से कौन से पीरियड में थे वो? सर 600 to 700 पीरियड के लगभग नन्नुक ने चंदेल क्लान की स्थापना की थी। किसने? नन्नुक। यस सर। एक वो डांगा या ढांगा भी था ना, कौन राजा था उनका चंदेल का? सर नहीं मालूम। अच्छा चलो ठीक है। तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट राजा कौन हुआ चंदेल वंश में? सर विद्याधर का नाम। विद्याधर का नाम सुना। तो विद्याधर ने क्या किया था? बिल्कुल सही कह रहे हैं, विद्याधर हुआ था। उनका क्या योगदान है बताइए, मंदिरों से रिलेटेड बताइए। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ। सर खजुराहो में मंदिरों के निर्माण में जहाँ तक है एक मुख्य भूमिका थी। जो नागर स्टाइल के जो मंदिरों की शैली है वो उनके समय पे बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में फली बली। मुगलों से लोहा क्यों नहीं ले पाए राजपूत? क्या कारण रहे? सर मुगलों से लोहा लेने में जो एक मुख्य कारण है उसमें इनका आपसी फूट इनकी बेसिकली थी। कुछ राजा मुगलों के साइड से लड़ रहे थे और कुछ राजाओं के ये एक मेन कारण। ठीक। आपके चंबल एरिया में और ये आपके बुंदेलखंड एरिया में बारिश बहुत कम होती है। यस सर। बहुत कम बारिश है वहाँ पे। यस सर। क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं सक्षम जिनकी वजह से आपके एरिया में बारिश कम होती है? सर भौगोलिक परिस्थितियां। यस सर। सर जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाली जो शाखा है उसके मानसून से बारिश होती है। और जब वो बंगाल की खाड़ी से वो शाखा चलती है तो
धीरे धीरे जब तक बुंदेलखंड तक पहुंचती तो ऑलमोस्ट उसकी नमी खत्म हो चुकी हो होती जाती है। है। दूसरा कारण इसकी टोपोग्राफी है, जो अरब सागर से उठने वाली ब्रांच है वो अरावली पहाड़ के पैरेलल में होते हुए दिल्ली तक निकल के उत्तराखंड तक चली जाती है, जो एक ऑब्स्टेकल के रूप में काम करती है। तो बुंदेलखंड एक आइसोलेटेड हो जाता है इस और जो ये पहाड़ वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली शाखा एक और भी तो है, 3 शाखा है ना? यस सर। एक नॉर्थ ईस्ट, एक साउथ ईस्ट और एक इधर एक वेस्टर्न। वेस्टर्न। तो वेस्टर्न वाली क्यों नहीं आ पाती है? सर उसमें ऑलरेडी नमी बहुत कम होती है, वो जब तक वहां तक पहुंचती है तो बारिश सर्दियों के मौसम में थोड़ी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि वहां पर इतना ज्यादा बियर्ड है, यस सर, ड्राई एरिया है, उसका रिक्लेमेशन, अब रिक्लेमेशन को मतलब हिंदी में हम क्या मतलब Sir, I can understand. आप समझते हैं ना? हाँ, हमको उस एरिया को रिक्लेम कैसे कर सकते हैं ये बता। आप 2-4 आप वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लग गए, तो आप क्या करेंगे 2-4 ऐसे काम जिससे आपको अवार्ड मिल जाए कि हाँ साहब आपने ये एरिया को रिक्लेम किया बढ़िया से? क्या कर सकते हैं आप? सर उस एरिया में जो सबसे मुख्य समस्या पानी की है, यदि हम केन बेतवा लिंक परियोजना को थोड़ी गति दे दें, सिंचाई में तकनीक का इस्तेमाल करें, ताकि उस एरिया में जो फसल अभी मोस्टली जैसे देखी गई कि सतही सिंचाई पे आधारित है, तो यदि हम उसमें देखें जैसे स्प्रिंकलर या फिर ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करें, साथ ही अगर कहीं हम वहाँ पे बागवानी जैसे क्षेत्र को भी बढ़ावा दें तो ये सारा एरिया रिक्लेम हो सकता है। हॉर्टिकल्चर? यस सर, और हॉर्टिकल्चर। बागवानी मतलब फूल वाली, फ्लोरिकल्चर? हाँ, सर दोनों भी हो सकते दोनों ही हो सकते हैं। थैंक यू सक्षम। हैं। Yes, thank you. सक्षम, हाल ही में आए हुए आंकड़ों में यूपी का जो कन्विक्शन रेट है ऑन द क्राइम्स कमिटेड अगेंस्ट वुमेन बहुत अच्छा रहा Yes, sir. अन्य क्षेत्रों से। Yes, sir. महाराष्ट्र या राजस्थान से जब कंपेयर करते हैं Yes, sir. Yes, sir. तो करीबन 70% रहा कन्विक्शन। Yeah. तो इसके क्या कारण है कि ये इतना हाई कन्विक्शन रेट तो कहीं नहीं पाया जाता? ऐसा क्या है जो पॉलिसी हुई है, क्या बदलाव हुआ है कि इतना अच्छा कन्विक्शन रेट यूपी का हो गया? सर उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी, हालिया गवर्नमेंट ने उस पर काफ़ी काम किया है और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अगर कोई क्राइम होता है तो उसके तुरंत उसकी एफआईआर रजिस्टर की जाती है, उस पर जो भी लीगल कार्रवाई होती है उसको बिना किसी डिले के पूर्ण कराया जाता है। साथ ही महिला थानाओं में कंपलसरी हर जिले में किया है, और जो साइबर क्राइम के बाद में जो महिलाओं का एक्सटॉर्शन या फिर डीप फेक जैसी समस्याएं थी, उनको इनके लिए भी एक हर डिस्ट्रिक्ट के स्तर पे साइबर थाना बना करके इन सारी समस्याओं को देखा गया। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोटेक्ट जो ये है इनिशिएटिव, ये यूपी से ही शुरू हुआ। Yes, sir. इससे क्या आर्थिक तौर से फर्क पड़ा स्टेट में? सर इसने जो लोकल आर्ट है उसको प्रमोट किया है। जो लोकल स्तर पे जो रोजगार के साधन थे, उन सारी चीज़ों को सरकार की तरफ से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सारी समस्याओं को देखा है। ये एक बड़ा फैक्टर रहा है। हाल ही में हुए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में Yes. काफ़ी सारे नए प्रावधान लाए गए हैं। Yes. क्या हमें कुछ आप ऐसी चीज़ों को बता सकते हैं कि ये सुधार या ये नए नए कानून लाए गए हैं? सर जो भारतीय न्याय संहिता एक और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो प्रीवियस आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पे आए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण तो सुधार एक वैचारिक स्तर पर हुआ है कि दंड की बजाय एक सुधारात्मक प्रणाली पे जोर दिया गया है। दूसरा, जो आईपीसी में जो सेक्शन थे वो कॉलोनियल लेगेसी को के फुटप्रिंट के तौर पे थे, वो कॉलोनियल रूल को सेफगार्ड करने के लिए थे, जबकि वर्तमान में जो भारतीय नियमों में जो संशोधन हुआ है वो एक बेसिकली यहाँ के एक दंडात्मक की बजाय उन्हें एक सुरक्षा, साथ ही साथ उनको परिवर्तन उनके व्यवहार में, उनको एक अच्छा नागरिक बनने का मौका देने के लिए, जिसमें एक जो क्राइम में जो एक महत्वपूर्ण सजा के तौर पे कम्युनिटी सर्विस भी इंक्लूड की गई है, जो एक क्रिमिनल को एक तरीके से एक मौका देगी कि आप अपने आप में छोटे मोटे क्राइम में अपने आप को देख सकें, जो पुराने समय पे ग्राम पंचायत जैसे क्षेत्रों में भी देखी जाती थी।
बुंदेलखंडी क्यूजाइन हाउ कैसे ये बाकी अन्य क्षेत्र यूपी के से अलग है, और ये कैसे इसकी ज्योग्राफी के अनुकूल है, वेदर पैटर्न Yes. और रिक्वायरमेंट या वेजिटेशन के हिसाब से है, कुछ यस सर। इस पे प्रकाश डाल सकते हैं? यस सर। बुंदेलखंडी कुजीन बेसिकली मिलेट बेस्ड है, क्योंकि ये एरिया बहुत ही सेमी एरिड जोन में है जहाँ पे पानी की समस्या रही है। तो वो जैसे जो मिलेट्स कम पानी में यहाँ पे हो जाती थी, उनसे ही ये शुरू से ही डेवलप हुआ है। जैसे ज्वार, बाजरा, अरहर, सरसों, इन सारी चीज़ों पे फोकस रहा है शुरू से। मिलेट्स का वैसे भी सरकार का भी जोर रहा है, पिछले साल ही हमने मिलेट्स ईयर मनाया। यस सर। ये कई प्रकार से फार्मर के लिए भी बढ़िया है, इट इज गुड फॉर द कंज्यूमर, इट इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट। इस पे थोड़ा आप विस्तार करेंगे, कैसे ये सब स्टेक होल्डर्स के लिए कैसे बढ़िया है? सर मिलेट्स जैसे इंडिया का मेजर रीजन अभी भी एक एरिड जोन में ही है कृषि के क्षेत्र में। तो मिलेट एक ऐसी फसल है जो कम पानी में भी उगाई जा सकती है, और बाकी कंज्यूमर के हिसाब पर्सपेक्टिव में अगर हम इसको डिस्कस करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इसका है वो हेल्थ इश्यूज जो निकल के आ रहे हैं, जैसे ट्रेडिशनल गेहूं या राइस से जो फैटी एसिड या उनके अंदर ग्लाइमैक्स का जो नंबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डायबिटिक, हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्याएं, तो मिलेट इन सारी चीज़ों को दूर कर सकता है, और ये इसीलिए इसको सुपर फूड के रूप में भी देखा जाता है। थैंक यू। सक्षम, आप ये प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में आपने कहा, यस। तो प्रिसीजन फार्मिंग एक स्मार्ट फार्मिंग से क्या अलग है, ये एक ही चीज़ है दोनों? सर दोनों सिमिलर ही। स्मार्ट फार्मिंग और प्रिसीजन फार्मिंग? यस सर। ठीक है। तो मुझे बताइए प्रिसीजन फार्मिंग में किस तरह से आपकी खेती है, यस सर। तो क्या क्या आपने यूज़ किया जिससे कि आपके जो फार्म आपका है, फार्म लैंड आपकी है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी? तो एग्जाम्पल दीजिए आप। सर सबसे पहले तो मैं प्रिसीजन फार्मिंग में जो सॉइल हेल्थ कार्ड एक स्कीम है उसके जी, थ्रू एक्चुअल डिमांड जो खेती की है उसको समझने की कोशिश किसान कर सकता है। मैंने इसके थ्रू जो उसमें एग्जैक्ट किन किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसके बाद में किस फर्टिलाइजर पे कितने एकड़ के हिसाब से देना चाहिए, तो एक फर्टिलाइजर की बैलेंसिंग जो जरूरत है कि कितनी अमाउंट की आवश्यकता है, ये एक फैक्टर निकल के सामने आया। दूसरा सर जो प्रिसीजन फार्मिंग है वो बेसिकली मौसम के पूर्वानुमान के हिसाब से भी फसल सिलेक्शन में कि इस साल बारिश इतनी सेंटीमीटर होगी तो कौन सी फसल का सिलेक्शन करना चाहिए, ये एक प्रोडक्टिविटी के तौर पे देखा गया। तो ये प्रिसीजन फार्मिंग का कुछ एनवायरनमेंट में भी फायदा रहता है? यस सर। किस तरह से रहेगा? सॉइल डिग्रेडेशन के लेवल पे ये एक हेल्पफुल है, और दूसरा ग्राउंड वाटर के जो डिप्लीशन लगातार देखा जा रहा है तो उसके लिए भी हेल्प। आप सक्षम ये टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भी करते हैं टीचिंग पेडागोगी में? यस सर। तो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आप यूज़ देखते हैं पढ़ाई के इसमें? किस तरह हाँ से? सर, जब से अभी हालिया जब से एआई आया है तो एआई बहुत इफेक्टिवली इसमें यूज किया जा सकता है। ओके, गुड। अभी जो बुंदेलखंड रीजन है, झांसी जो सेंटर है बुंदेलखंड का, यस। तो बुंदेलखंड रीजन अभी तक यूपी का बड़ा पिछड़ा इलाका माना जाता रहा है। यस सर। बट अभी कुछ काफी इसके ऊपर प्रयास किए जा रहे हैं कि बुंदेलखंड को भी विकास के रास्ते में तेजी में लाई जाए, मतलब विकास Yes, में। तो कुछ ऐसे स्टेप बताइए जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने लिए हैं रिसेंटली, जिससे बुंदेलखंड का भी क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर तरह से वहाँ विकास हो। सर बुंदेलखंड रीजन की जो पर कैपिटा इनकम है वो बाकी स्टेट से सिग्निफिकेंटली कम है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में डिफेंस कॉरिडोर, नोएडा जैसी अथॉरिटी के समानांतर बीडा संस्था के ऊपर निवेश किया है। एयरपोर्ट के बारे में भी काफी अश्योरेंस है कि हालिया कुछ समय में एयरपोर्ट के लिए जमीन देख के काम चालू किया जाएगा, और कनेक्टिविटी के तौर पे रेलवे से झांसी बहुत वेल कनेक्टेड, तो ये कुछ स्टेप्स हैं। अभी ईरान और पाकिस्तान में कुछ टेंशन चल रही है। यस। तो आपको क्या लगता है, ये इंडिया के हित में है या इंडिया को उसको डीएस्केलेट के लिए कोशिश करनी चाहिए?
क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे साथ तो रिलेशन अच्छे नहीं है, अगर वो अच्छा है वॉर में इन्वॉल्व होगा तो ईरान के साथ। आपका क्या विचार है इसके बारे में? सर मेरा मानना है कि 21वीं सदी में वॉर एक अच्छा उपाय नहीं हो सकता है, और इंडिया को डेफिनेटली इस वॉर को शांत करना चाहिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट ऑलरेडी एक वॉर इजराइल और हमास और दूसरा यूक्रेन और रशिया के तौर पे देख ही रहा है, और ये वॉर एक कहीं ना कहीं एक एक्सलेशन पॉइंट भी बन सकता है। इसलिए इसकी जितनी जल्दी हो इसको एक निगोशिएशन करके शांत किया जाना चाहिए। गुड। सक्षम, ये जो ग्रीन एनर्जी है, यस सर, ग्रीन एनर्जी खास करके ग्रीन हाइड्रोजन यस सर, है, ये इसको माना जा रहा है कि ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा साधन बन सकती है, यस सर, मगर इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। यस सर। तो क्या चैलेंज और क्या कैसे उनको हम ओवरकम या उनको हम वो कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, पर्टिकुलरली ग्रीन हाइड्रोजन? यस सर, ग्रीन हाइड्रोजन। जी सर ग्रीन हाइड्रोजन में जो सबसे बड़ा चैलेंज एक टेक्नोलॉजी का है। अभी हमारे पास में जिस टेक्नोलॉजी से हम हाइड्रोजन वर्तमान में बना रहे हैं वो बहुत महंगी है और इतने अफोर्डेबल नहीं है। दूसरा, उस एनर्जी को यूज करने के लिए हमारे पास में जो फ्यूल सेल टेक्निक है वो इस्तेमाल नहीं आ रही है, और उसके लिए कोई इन हाउस प्रोडक्शन इंडिया में सच नहीं है, हम इम्पोर्ट पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। अगर कहीं बाकी अदर सोर्सेस अगर देखें ग्रीन एनर्जी के, जैसे सोलर, विंड, तो इनमें जो जैसे सोलर में हम रिमार्केबल अचीवमेंट भले ही हमने प्राप्त की है, 170 गीगावाट तक जो हमारा प्रोडक्शन है वो पहुंचा है, लेकिन इससे जो जनरेट होने वाला ई वेस्ट है ये एक बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए फोटोवोल्टाइक सेल का। लेकिन अगर हम इन इश्यूज को एक प्रॉपर SOPs, एक मटेरियल को अगर कहीं हम देखें तो इनके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बेहतर तरीके से देखें, इनके इम्प्लीमेंटेशन पे भी अगर हम जोड़ दें तो इन समस्याओं को कम कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो सक्षम, आपका जो ऑप्शनल है वो मैथमेटिक्स है। यस। ये बताइए, अभी हाल फिलहाल में वैदिक मैथ्स को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या कारण है इसके? सर वैदिक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें कुछ सर्टेन सूत्र हैं जिनकी वजह से कैलकुलेशन को हम ओरली ही कर सकते हैं। आई थिंक सर 18 के लगभग सूत्र। अच्छा, ठीक है। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मैथमेटिक्स से डरते हैं और दूर भागते हैं। यस सर। काफ़ी सारे। तो आप एक टीचर भी हैं। यस सर। तो आप बताइए उनके लिए आप क्या टेक्निक अपनाएंगे कि उनको मैथ्स इंटरेस्टिंग लगे? सर मैथ्स से दूर भागने का जो सबसे बड़ा कारण होता है उनकी साथ में बचपन में मैथ्स से एक डर बन जाता है, जो डर उन्हें कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड हो जाता है और वो उस चीज़ को बिना किसी सॉल्यूशन के आगे भी कैरी करते हैं। अगर इस डर को दूर करना है तो उनके साथ में एक कई सारे गेम्स, उनको नंबर सिस्टम के बारे में बेहतर समझ विकसित करने के लिए उन्हें विजुअल इम्प्रिंट देना, क्योंकि मैथ एक अमूर्त सब्जेक्ट है जिसके बारे में एक छोटे से बच्चे से ये कल्पना करना कि वो सारी चीज़ें विजुलाइज करे एक कठिन काम है। तो बजाय इसके हम उनको एक डिस्प्ले या तकनीक के माध्यम से अगर सिखाएं तो ये एक बेहतर आउटकम दे सकता है। सक्षम, ये बताइए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है Yes. ये भारत के एजुकेशन सिस्टम को कैसे ट्रांसफॉर्म, कैसे बदलाव ला रहा है? सर नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 बच्चों के साथ में 5 इयर्स से 4 सेगमेंट में तोड़ी गई है, जो 10+2 एजुकेशन से अलग है। बच्चों के एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है। साथ ही नई एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पे ध्यान दिया गया है कि इंडस्ट्री में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस डिज़ाइन किए जाएं। तीसरा, जो क्यूरिकुलम डिज़ाइन को लेके एक स्टिफनेस थी कि साइंस का स्टूडेंट है तो उसको एक पर्टिकुलर 3 सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, इंजीनियरिंग का है तो उस सारे सेगमेंट में वो अपने इंटरेस्ट से कई सारे सब्जेक्ट का चुनाव कर सकता है और उनमें बेहतर कर सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? सर सर्टेनली वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, लेकिन इसके सामने कई सारे चैलेंजेस हैं। यदि इन्हें एक सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में बेहतर समन्वय बिठा के अगर लागू किया जाए तो ये
इलेक्शन सिस्टम को काफ़ी ट्रांसपेरेंट, और जो हर्डल्स क्रिएट होते हैं कि कहा जाता है कि भारत हर साल इलेक्शन से होके गुजरता है, और हमारी जो इलेक्शन में पॉपुलेशन इन्वॉल्व होती है वो ऑलमोस्ट यूएस जैसे देश के बराबर हर साल इन्वॉल्व रहती है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन के थ्रू हम उसको देख सकते आपकी हॉबी पे चलते हैं। आपको कुकिंग पसंद है? यस सर। तो ये बताइए कि जो फूड है, यस सर, ये इसका इस्तेमाल सॉफ्ट पावर के तौर पे कैसे किया जा सकता है? सर इस समय वर्तमान में 900 मिलियन लोग भूखमरीज की को देख रहे हैं। क्लाइमेट चेंज हमारे सामने एक बड़ी समस्या के रूप में खड़ा हुआ है। भारत के पास में एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी फूड डिप्लोमेसी के थ्रू उन लोगों तक पहुंचें जो कहीं ना कहीं जैसे भारत के हितों के प्रति नकारात्मक थे। तो एक फूड एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। और आप सिविल सेवाओं में क्यों आना चाहते हैं सक्षम? सर सिविल सेवाओं में आने के लिए मेरा विचार कोविड के दौरान डेवलप हुआ। उससे पहले मैं अपने क्षेत्र में काम कर रहा था। इसमें जो आने के पीछे मुख्य कारण मैंने सोचे या जिनके साथ देखा, एक सबसे पहला लीडरशिप अपॉर्चुनिटी जो हमें इतनी यंग एज में मिलती है, जो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। कुछ जो समस्याएं मैंने अपने ग्रामीण परिवेश में रह के देखी हैं उनको मैं एड्रेस कर सकता हूं। तो ये कुछ एक मोटे तौर पर पॉइंट। धन्यवाद सक्षम। मैं चेयरमैन सर को पास ऑन करता हूँ। थैंक यू सर। सक्षम, सरकार ने कुछ समय पहले यस सर डिस्कॉम कंपनीज को डी लाइसेंस किया था। आपको ज्ञान है इसके बारे में? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन डिस्कॉम के लिए सॉरी सर नहीं याद है, कोई बात नहीं। इसलिए किया गया था कि प्राइवेट कंपनियां भी और आ जाएं। ये सब वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रावधान था। हाँ, यस सर। तो सक्षम, इसके साथ हम लोग हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। यस सर। अगर आपको लगता है कि कोई एरिया जो टच अप नहीं हुआ है आपके डेप्थ से, तो मैं एक सवाल और पूछ सकता हूँ आपसे। सर पूछ लीजिए। आप बताइए। आप बतलाएंगे सर, एक एरिया हो गया सेलेक्ट काम। करके जो आपको लगता है अगर कोई चीज़ छूट गई है। नहीं सर, हो गया। सब हो गया? यस सर। तो आप प्रस्थान करें, हम आपको बुलाते हैं थैंक 2 यू मिनट में। थैंक यू सर। सो सक्षम, अब हम लोग इनफॉर्मल मोड में डिस्कस कर रहे हैं। यस सर। तो आप बतलाएं आपको कैसा लगा अपना आज का परफॉर्मेंस? सर पिछली परफॉर्मेंस से तो बेहतर है थोड़ा। पिछला मतलब कहाँ किया था आपने? सर एक संकल्प में दिया। संकल्प में। और क्या कुछ ऐसा लगा किसी चीज़ में सुधार करने की आवश्यकता है? सर थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ों में फंस जाते हैं, जहाँ पे डेटा वगैरह की पर्टिकुलरली पूछ लिया जाता है, तो उस जगह पे थोड़ा। तो सक्षम, आप IIT बम्बई के हैं, मुंबई के, तो एक तो वैसे ही यार्ड स्टिक हाई होगी आपके केस में। दूसरे, जब आपसे चर्चा होती है तो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है। यस सर। मैथ्स स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इन डेप्थ तो जाना ही चाहिए, चाहे अपने विषय में हो, जो करंट अफेयर्स हैं इलेक्ट्रिकल को लेके, बजट कितना है इलेक्ट्रिकल फील्ड में, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, वो देखना चाहिए आपको। मैथ्स में सिंपल चीज़ें पूछी थी आपसे, प्राइम नंबर का प्रयोग कंप्यूटर्स में, यस सर। उसको भी आप देखिए। क्रिप्टोलॉजी सुना है आपने? यस सर। क्रिप्टोग्राफी। तो जब किसी नंबर से किसी चीज़ को लॉक करना होता है तो उसको क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। यस सर। तो वहाँ पे प्राइम नंबर का प्रयोग कर सिक्योरिटी पर्पस। सो थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। यस सर। ठीक है। इसी तरह इंडियन फॉरेन पॉलिसी, डिस्कॉम, तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ों में आप करंट अफेयर्स में ध्यान नहीं दे रहे, तो वो आप पढ़ने की कोशिश करिए। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, सिर्फ कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें आपको तैयारी करनी है।
ठीक है। मैथ्स, मंजुल भार्गव का आपको नाम याद था, लेकिन प्राइम, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तैयार कर लेंगे तो और अच्छा होगा। ठीक है सर, डेफिनेटली। नहीं सक्षम, आपने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं और आपकी एनालिसिस भी अच्छी है, और नॉलेज गैप्स हैं वो तो आपको जरा फिलअप करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी सवाल के या किसी सब्जेक्ट के या किसी विषय के फैक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसकी कंटेंट को तो समझ लो। फैक्ट उतने ज़्यादा जरूरी नहीं भी हो सकते हैं, कंटेंट जरूरी है। ठीक है सर। ठीक है ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना का ट्रेड, ठीक है सर। अब आपको मतलब फैक्ट्स नहीं मालूम है कि कितना डॉलर यहाँ से जा रहा है, कितना बिलियन डॉलर वहाँ से आ रहा है, इस टाइप का मान लिया नहीं मालूम है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये साहब वहाँ से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से ये जा रहा है, वहाँ से हमारे API आ रहे हैं या लिथियम सेमीकंडक्टर आ रहे हैं, हम लोग ये भेज रहे हैं। Yes. ये मतलब कंटेंट आप बता सकते हैं इनका, Yes. चाहे फैक्ट नहीं भी आते हो। ठीक है, तो कंटेंट इंप्रूवमेंट जरा हो जाएगा आपका, तो आपका काम बन जाएगा। आप अच्छे कैंडिडेट हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। काफी सक्षम, आपने काफी सवालों का अच्छा हैंडल किया। यू हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी और थोड़ी एनर्जी लाई है अपनी कम्युनिकेशन पे, ओके सर। एंड काफी क्वेश्चंस का आपने अच्छा आंसर दिया। आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल। थैंक यू। वेल सक्षम, मुझे भी आप में बहुत ठहराव लगा, आपके व्यक्तित्व में बहुत मैच्योर, और प्रश्नों का भी जवाब आप बहुत दबे तुले शब्दों में दे रहे थे। थोड़ा ज्ञान बढ़ा लीजिए, थोड़ा डेप्थ ले आइए। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन के आंसर में आपने मैं बताऊंगा आपको चल रही है, ओके। तो उसमें देख लीजिएगा, तो डेप्थ की देख लीजिए। और एक आपने अपने जो, हाँ मैं कह रहा था, आप तो ये पहला प्रयास का आपने जिक्र किया ना अपने इंट्रोडक्शन में, यस सर। वो मत भूलिएगा कि मेरा पहला प्रयास है। थैंक यू सर। ठीक है ना, आप अपना नाम बताइए। सर भाई मैं आई एम सो एंड सो, कम फ्रॉम, यहाँ से आता हूँ मैं, मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है और मेरी हॉबीज ये है, बाकी आपने सब ठीक बताया, ओके। पर प्रथम प्रयास मत बताइए आप। ठीक है, और एक आपका जो शर्ट जो है ना, थोड़ा इसको वाइट कीजिए, शर्ट हाँ को सर, वाइट, व्हाइट शर्ट में वाइट अभी वो मॉक के लिए था। हाँ नहीं वो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तो थोड़ा ब्लू का ओवरडोज हो रहा है ना, ब्लू का ओवरडोज हो रहा है, तो वाइट करने अच्छा आपका बहुत लगेगा। और शेव वगैरह कर लीजिएगा आप, हाँ सर। आपका 6 फरवरी को है ना, अभी हाँ टाइम यस है, सर। तो बहुत अच्छा करेंगे आप, देखिए आप बहुत अच्छा करेंगे। आप आपका क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो सक्षम, अच्छा किया आपने, और कंटेंट इंटरेस्ट करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा अगर जोर से बोल पाए, हल्का सा, ज्यादा नहीं। सर थोड़ी सी इस बारे में क्या है, आवाज की पिच हमारी हाई है, तो थोड़ा लो रखते हैं, इसलिए कि ऐसा न लगे कि थोड़ा सा नहीं, खड़ी थोड़ी बोली एनर्जी भी है। लगेगी, कोई दिक्कत नहीं। एक बार नेचुरल बोल के दिखाइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए नेचुरल भी। सर मेरा नाम सक्षम है, मैं बुंदेलखंड के झांसी जिले का रहने वाला हूँ। मेरी ग्रेजुएशन IIT बॉम्बे बस से। बहुत अब बढ़िया। आपको ये- ये वीडियो में देखिए, ये आपको आप- हम 2-3% और ज्यादा दे देते, आप ऐसे रहे। ये बहुत अच्छा है। एनर्जी लग इसलिए रही है। थोड़ा सा जान के शुरू नहीं, रखते नहीं, कि ऐसा नहीं न नहीं, ये लगे। Be आपका natural। ये बिल्कुल इतना बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ठीक था। बी नेचुरल, कॉन्फिडेंस लेवल इससे और अधिक झलकता है। झलक रहा है, हाँ बुलंद लग रही है, अच्छा लग रहा है ये। बी वो नेचुरल। थोड़ा सा पिच हाई है, इस वजह से। नहीं अभी आपने जो नहीं, बोला बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही था। ओके सर, तो थोड़ा हाई रखेंगे। हाँ तो नॉर्मल, हाई जो आपका नेचुरल है। यस सर। हाँ सो सक्षम, हमने आपको 65% दिए। यस 179। 170। सो लेकिन आप कहीं अधिक स्कोर कर सकते हैं। जितने आपको पॉइंट्स बतलाए हैं तैयारी करिए, करंट अफेयर्स खासकर। इकोनॉमिक्स पे आपसे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा है, यस तो इकोनॉमिक्स की भी तैयारी रखें। ठीक है सर। एक सक्षम, मैंने जो अभी मैं बोल रहा था ना बीच में, जो AI पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, AI Yes. इन एजुकेशन, यस सर। तो आपने उसका कोई जो आपने कहा साहब AI का यूज हो सकता है एजुकेशन। अच्छा सर, उसमें वो हाँ जैसे थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपका इसलिए भी आपका इंटरेस्ट है, यस आपने डेफ में मेंशन किया है, डेफिनेटली तो AI का आपको 1-2 पॉइंट इमीडिएटली जो है बता वो दें। आपको बताना चाहिए था कि AI में AI को हम इस ढंग से यूज कर सकते हैं। यस सर। खुद जैसे मैंने आपसे पूछा था AI में AI का क्या यूज है, आपने हाँ साहब AI का यूज होता है इसमें एजुकेशन के अंदर। जब से AI आया है हम AI का यूज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो आपको 1-2 पॉइंट बताए तो अच्छा रहता। यस ठीक है, बाकी आपका अच्छा रहा, आप अच्छा करेंगे।
ऑल द बेस्ट। एक छोटा सा और बता दूं आपको पॉइंट ना, आप अपने को बहुवचन में अगर खुद को बहुवचन में ना करें तो अच्छा है। सर वो बोली में ही हाँ, बहुवचन है। वो जरा मतलब क्या है, कोई पकड़ लेगा कि हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा करते हैं, वो मुझे मालूम है बोली का चक्कर है, लेकिन बहुवचन में करना अगर हो सके ठीक है सर। अगर हो सके तो उसको क्योंकि उसमें मेंबर ये कह सकता है हम में कौन, आपके साथ कौन है हम। हाँ, हम का मतलब तो ये होगा ना प्लूरल है, जैसे हमने ऐसा आज तक देखा नहीं और हम ऐसा करे नहीं, तो ये सब क्या होता है ना जरा सा कुछ, हालांकि मुझे मालूम है ये वहाँ पे ऐसे ही बोला है कहीं कहीं हाँ बोलते हैं ये बनारस में उधर बोलते हैं, उधर बोलते हैं बनारस में। ठीक, तो इसको अगर चेक कर सके तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है सर, डेफिनेटली। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।